नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम अपने कार्यक्रम का आगाज गुलाम नबी आज़ाद के दौरे से करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि इस दौरे को लेकर के पार्टी को पता नहीं है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जानकारी नहीं है क्या वो दौरे पर आ रहे हैं। उनको पता है दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये उनको जानकारी नहीं है। इस बात से साबित होता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में अंतर्कलह जो है वो चरम सीमा पर है। गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर नेता, इतने बड़े नेता जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, इतना ही नहीं वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, इतना ही नहीं वो केंद्र में कितनी बार मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बावजूद भी जब वो प्रदेश यूटी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं तो इसकी जानकारी, इसका इल्म जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नहीं होता है, कांग्रेस की प्रदेश इकाई को नहीं होता है। हमने चाहा जीए मीर से पूछा जाए कि आखिर क्या वजूहत है। जीए मीर ने स्पष्ट कर दिया, उनका कहना था कि वो आ जरूर रहे हैं लेकिन इसकी जानकारी उनको नहीं है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के दौरे पर वो उनके कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका शेड्यूल जो है पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रदेश इकाई को नहीं आया। उनका 2-3 दिन का टूर यहाँ की ओर लगा हुआ है, बट उसकी मज़ीद जानकारी अभी हमको नहीं मिली है एज ए पार्टी यूनिट। मेरे ख्याल से हो सकता है शाम वाम तक वो अपना प्रोग्राम रिलीज़ करेंगे, तो उसके बाद ही जानकारी मिलेगी कि किस नेचर का प्रोग्राम है। प्योर एनजीओ प्लेटफार्म पर है या पॉलिटिकल विजिट है, पार्टी का विजिट है, वो शाम तक शायद पता चल जाए। और एक किस्म से एनजीओज़ के प्रोग्राम है, आरएसपुरा का हमने सुना, गुजर ट्रस्ट का सुना, इधर गांधी ग्लोबल फैमिली का सुना है। तो जब प्रोग्राम आएगा डिटेल शायद उसमें क्लियर कट होगा कि किस नेचर का प्रोग्राम है। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हो, कोई पार्टी एक्टिविटी भी हो, तो हम उसके लिए तैयार बैठे। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है, कांग्रेस में अंतर्कलह है, ये जग जाहिर है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर नेता को भी सम्मान नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के साथ ऐसा ही होना है और होता भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, जो उनकी सोच रही है, वो एक परिवार की पार्टी है। अगर गांधी फैमिली से जो आदेश आएगा वही लागू किया जाता है। उसमें सोनिया गांधी को आप ले लीजिए, राहुल गांधी साहब को ले लीजिए, उनकी बहन को ले लीजिए, उनके दामाद को ले लीजिए। अब ये बड़े 4 लोगों की पार्टी रह गई है और उनको देश की परवाह नहीं है। 70 साल से उन्होंने देश को क्या दिया, क्या देश के लिए किया, क्या देश के लिए सोच रखी। आज देश इस चीज़ का सवाल उनसे पूछता है। 135 करोड़ जो देश की जनता है इस चीज़ को समझ चुकी है कि कांग्रेस ने क्या किया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे कांग्रेस इन चीज़ों से उबर पाएगी, बाहर निकल पाएगी। जो लोग अपने एक लॉयल वर्कर का, एक लॉयल जो उनका लीडर है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए दे दी, देश के लिए दे दी, देश की सोच के लिए दे दी, और आज अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी के लिए कुछ बताना चाहते हैं कि इस तरह से पार्टी को अपलिफ्ट किया जा सकता है, इस तरह से पार्टी को ट्रैक पे लाया जा सकता है, तो उनको आप देख लीजिए उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मानना है कि आपसी गुटबाजी बिल्कुल सामने नजर आ रही है। उनका कहना है कि हालांकि ये मामला इंटरनल है, कांग्रेस से ताल्लुक रखता है, लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेता यहाँ पर आते हैं और पार्टी हाईकमान को जानकारी नहीं होती है, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को इसका इल्म नहीं होता है, तो ये साफ जाहिर है कि सब ठीक नहीं है। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब राज्यसभा के अंदर कांग्रेस की नुमाइंदगी करते रहे एज अपोजिशन लीडर, और अच्छी नुमाइंदगी की उन्होंने। और जाते वक्त यहाँ एक रवायत तो रही है कि जब इंसान मर जाता है तारीफ़ की जाती है। वो अगर बुरा भी होगा तो फिर मरने के बाद उसकी तारीफ़ ही की जाती है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी जब वो जा रहा था तो तारीफ़ हो ही गई।
प्राइम मिनिस्टर ने तो आंसू भी बहाए और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी आंसू बहाए। अब इतना मैं ये कहूँगा कि पार्टी के अंदर क्या सोच है ये उनका ज़ाती मामला है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं। दर्शकों, अपनी पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि कांग्रेस की जो अंतर कलह है उसके कारण कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है और जो देश भर में कांग्रेस की हालत है उसके लिए उसकी अंतर कलह जिम्मेदार है। विपक्ष के लीडर थे राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो जम्मू आ रहे हैं और ये जानकारी भी मीडिया के माध्यम से ही मिल रही है कि वो एक जम्मू में एक जनसभा को एड्रेस करेंगे, शायद जिसमें कि उनके साथ और भी कुछ सीनियर लीडर जो हैं दिल्ली से आ रहे हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी जब वो आएंगे और कौन कौन लोग उनके साथ आते हैं, उसके बाद ही स्थिति जो है उस पर ज़्यादा टिप्पणी की जा सकती है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डीजीएमओ लेवल की मीटिंग, जो हॉटलाइन पे मीटिंग हुई है और उस पर यह तय किया गया है कि जो सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है उस उल्लंघन पर कैसे रोक लगाई जाए। दोनों ही देश, पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ लेवल पर यह सहमति बनी है कि सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसको मीटिंग भी हुई, लेकिन हमने सियासी जमातों से बातचीत की। सबसे पहले रिएक्शन जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आया। सोहेल बुखारी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये स्टैंड पीडीपी का था। जब जब पीडीपी कहती थी कि सरहदों को शांत करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, इसका विरोध होता था, लेकिन आज डीजीएमओ लेवल पर इस स्तर पर बातचीत शुरू हुई है। इसका हम वेलकम करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज़ के जो डीजीएमओज़ हैं उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि जो मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि सीज़ फायर जो अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको और मजबूत किया जाए। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, इसकी तायीद करते हैं क्योंकि हम वैसे एक पार्टी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन के लिए, दोनों मुल्कों में अमन के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्क आपस में दोस्ताना माहौल में रहें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें और आपस में जो तलखियाँ हैं उनको दूर किया जाए। दर्शकों, कांग्रेस भी यही टाल क्लेम कर रही है कि ये कांग्रेस का स्टैंड है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार आई है, उसके बाद से लगातार सीजफायर का उल्लंघन होता आ रहा है और कांग्रेस लगातार इस पर जोर दे रही है कि इसको खत्म किया जाए, जो वायलेशन हो रही है इसको समाप्त किया जाए। दोनों सतर पर, दोनों तरफ से इस पर बातचीत का सिलसिला जारी होना चाहिए। हमारी ही सरकार में 2003 में दोनों मुल्कों का सीज़ फायर पर आमादगी हुई थी कि कोई वायलेशन नहीं करेगा, मगर ख़ासकर मैं जो देख रहा हूँ 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा वायलेशंस हुई बॉर्डरों पर। हमारे जम्मू कश्मीर के आईबी पर देख लीजिए आप, एलओसी पर देख लीजिए आप, रोज़ कहीं ना कहीं से खबरें आई। अगर हम आंकड़े देंगे तो हज़ारों की तादाद में वायलेशंस हुई। तो आज जहां एक तरफ ये खबर आई है कि दोनों मुल्कों ने 2003 के उस एग्रीमेंट को फिर से फॉलो करने की बात रखी है और दोनों मुल्क खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे यहाँ वायलेशंस होती थी और उस पर अगर दोनों मुल्क आमादा हो चुके हैं कि अब के बाद किसी तरह से भी वायलेशन ना हो जिससे दोनों मुल्कों में कोई जानी माली नुकसान हो। बाकी जो मसले हैं दोनों मुल्कों के बीच में वो सियासी हैं, इक्तिसादी है, उसके लिए तो दोनों मुल्क कहीं पर भी बैठ के बात कर सकते हैं। दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है। पाकिस्तान का जो पास्ट हमने देखा है, उसने जब जब भारत ने दोस्ताना रिश्ते बनाने के लिए आगे हाथ कदम बढ़ाया है, पाकिस्तान ने बैक स्टैबिंग की है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है, लेकिन उनको भरोसा है कि उनकी सेना, बीएसएफ और सरहदों पर तैनात लोग पूरी तरह से सक्षम है और पाकिस्तान अगर हिमाकत करता है तो उसको जवाब दिया जाए। ऐसा पड़ोसी मिला, हमने जब जब उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया
तब तक हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा गया पाकिस्तान की तरफ से। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। लेकिन जब जब पाकिस्तान ने वहाँ से फायरिंग की हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करो, तो मैं सल्यूट करता हूँ वहाँ के जो बॉर्डर एरियाज़ के हमारे लोग जो वहाँ पे रहते हैं। हमेशा उन लोगों को बहुत नुकसान होता रहा, बहुत जानें जाती रहीं, माल मवेशी का नुकसान होता रहा, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होती रही, उनके घर डैमेज होते रहे। बहुत कुछ हमने सहा है पाकिस्तान से, बहुत नुकसान सहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं। और मुझे लगता है कि अगर अब भी हमारी बात कुछ होती है इन चीज़ों को लेके, फायरिंग इंसिडेंट्स को लेके पाकिस्तान की तरफ से, कि ना की जाएं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर हमेशा चौकन्ने रहेंगे, पहले से ज़्यादा चौकन्ने रहेंगे। अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी पावरफुल हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। दर्शकों, अपनी पार्टी की माने तो पाकिस्तान ने ट्रस्ट ब्रीच किया है। जब जब उस पर पाकिस्तान पर भरोसा किया गया है, पाकिस्तान ने पीठ के पीछे खंजर घोंपा है और उनका कहना है कि सतर्क रहने की जरूरत है। कदम का स्वागत करते हैं कि जो आज आर्मी चीफ का बयान भी आया है बाजवा साहब का कि एलओसी पे जो तमाम तरह की फायरिंग है उसको रोक दिया पाकिस्तान की तरफ से। मुझे लगता है इंडिया भी उसको रेसिप्रोकेट करेगा, पर हमको इस पे कॉशन के साथ भी चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले कोशिशें आज तक होती रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट जो हैं, ऐसी तत्व ताकतें पाकिस्तान में हैं जो हर उस कोशिश को नाकाम करने की कोशिश करते हैं जो अमन और पीस की तरफ इन दोनों मुल्कों को लेके जाएं। मुझे लगता है कि अगर आज पाकिस्तान के दोनों और हिंदुस्तान के आला स्तर के अफसर मिलने जा रहे हैं और शांति की बातचीत करने जा रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब हों और जम्मू कश्मीर में शांति का एक दौर जो है वो देखने को मिले। दर्शकों, डीडीसी के प्रोटोकॉल तय करने को लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ें उठने लगी हैं और ख़ासतौर पर गांदरबल के फॉर्मर एमएलए इशफाक जब्बार का ये साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने हाउस के अंदर कहा है, वो डीडीसी को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि ये विकास का मुद्दा है। ये देखते क्या कहना है। हाल ही में जो डीडीसी चुनाव हुए हमारे जम्मू कश्मीर में, जो हमारे जीत के आए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इस वक्त के हालात हैं वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का एक कत्ल हो रहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने अपने एरियाज़ को, उनको अपना ड्यू रेस्पेक्ट या प्रोटोकॉल या डेवलपमेंटल इश्यूज़ में या पब्लिक इश्यूज़ में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जो मुतल्लिका महकमे हैं। हाल ही में हमारे वाकूरा में जो एक ब्लॉक है हमारे ज़िले गांदरबल का, वहाँ ब्लॉक दिवस किया गया, लेकिन जो डीडीसी मेंबर साहिबान हैं या जो काउंसिल है उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनको पूछा नहीं गया। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स अन्नू मल्होत्रा का क्या कहना जो नया पैकेज आ रहा है। आइए देखते हैं। दर्शकों, इंडस्ट्री के दो अहम कंपोनेंट होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट। और इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट पर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस डिपार्टमेंट की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैकेज 38,400 करोड़ रुपए का पैकेज जो है यूनियन गवर्नमेंट यूटी को देने वाली है। और लिहाजा इन्वेस्टर आए और उसको आवभक्त बड़े अच्छे तरीके से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा करेंगे। अनु मल्होत्रा, डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हमारे साथ है। अनु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे मैंने पहले यही कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज हमें मिल रहा है। क्या तैयारी है आपकी? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि हो रहा है और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हो रही हैं, बट ऑन ग्राउंड अब हुआ है स्टार्ट होना यहाँ पे। और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हैं, 68 रिफॉर्म्स पिछले साल हमने कवर करे थे और 70 से ज़्यादा सर्विसेज अब हमने ऑनलाइन मोड में अब लाई हैं इस साल में। और उसके अलावा ऑटो रिन्यूअल्स 7 एक्ट्स के हो गए हैं, जिसमें लेबर एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, हेल्थ के कुछ एक्ट्स हैं जिसमें ऑटो रिन्यूअल हो गया है, जिसमें पहले लोगों को अप्लाई करना पड़ता था
अप्लाई करना पड़ता था एंड दे हैड टू वेट फॉर डेज इवन मंथ्स एंड इवन ईयर्स टू गेट द लाइसेंसेस। पर अब जैसे ही वो ऑनलाइन मोड में डिपॉजिट कराएंगे पैसे तो साथ ही उनको रिन्यूड सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कि सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम जो है दैट हैज़ बीन मेड ऑपरेटिव। उसमें क्या है कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग इंस्पेक्शंस करने जाते थे यूनिट होल्डर्स के पास या बिजनेस हाउसेस के पास जाते थे, अब उनको एक ही साथ जाना है। जैसे JKPCB, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट वालों की इकट्ठी इंस्पेक्शन होगी, एक ही दिन इंस्पेक्शन होगी, जिससे जो मैन्युफैक्चरर है या बिजनेसमैन है उसको सफ़र नहीं करना पड़े हर दिन इंस्पेक्शन कराने के लिए। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम कंप्लायंस बर्डन्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएं और इन चीज़ों का रिगरस फॉलोअप चल रहा है एट द लेवल ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जो इसकी रिपोर्ट लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये काम पहुँचा है। तो काफ़ी एफर्ट लगा रहा है स्टेट टू अचीव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जी अनुज जी, इन्वेस्टर्स को जो इतने दूर आकर के इन्वेस्ट करेगा, हम सब जानते हैं क्योंकि हम लोकल है यहाँ के जम्मू कश्मीर के, पिछले कई सालों से आतंकवाद चल रहा है। इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने कोई गलती कर दी, उसको रेड टेपिज्म का शिकार नहीं होना पड़े। इसके लिए आपने क्या किया है? बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा रेड टेपिज्म का शिकार किसी को। ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि पहले पिछले साल हम इन्वेस्टर समिट करने जा रहे थे, तो क्योंकि कोविड वगैरह जैसे हालात आ गए तो विच वर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो उसको फिर पोस्टपोन करना पड़ा। बट हमने रोड शोज़ सभी मेजर सिटीज़ में करे थे और काफ़ी कवर किए थे एरिया। इंडिया का तो ऑलमोस्ट सभी एरियाज़ हमने कवर कर दिए थे, ऑल मेजर सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन्स। उसमें हमें कोई 500 से ऊपर MOUs हम साइन कर पाए, जिसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया कि दे वांट टू इन्वेस्ट हियर। और उसके बाद जब हम फॉलो कर रहे थे उन MOUs को तो उसमें से आज तक भी काफ़ी इंटरेस्टेड पार्टीज थी। एंड नाउ विद द कमिंग ऑफ द पैकेज बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगा पाएँ। तो क्या अनुज जी कुछ ऐसे बिग हाउसेस हैं जो जिनका एक नाम है देश में विदेश में, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कितने इन्वेस्टर्स ने आपको नॉक किया है? उसके बाद जिस दिन उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने इस पॉलिसी को अनाउंस किया तो, और मुझे याद है कि आप भी वहीं पर थी उस वक्त, उसके बाद से कुछ लोगों ने नॉक किया आपको? बिल्कुल, जैसे जिंदल स्टील वाले हैं, JSW ग्रुप, उन्होंने वो आए थे, कश्मीर भी गए थे, वो कश्मीर में यूनिट सेट करना चाहते हैं। नोबेल ग्रुप है एक मेडिसिन वाले, वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जैसे आप कैडिला वगैरह ले लें, वो यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो बिग हाउसेस तो आ ही रहे हैं, जैसे टाटा ऑलरेडी आए हैं यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, केंटकी वाले हैं जिनका नाम सुना होगा आपने, वो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि वो नई इंडस्ट्री लगाएं और इन्वेस्टमेंट्स करें नई। तो मतलब इंटरेस्टेड लोग बहुत हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। अनुज जी, आपने इस दौरान काफ़ी थारो स्टडी कर लिया इंडस्ट्री को लेकर के। आपको याद होगा 2002 में PDP और कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, तब 2 डबल पैकेज मिले थे, सेंटर का भी स्टेट का भी, और उस दौरान भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो असेंबलिंग यूनिट बन के रह गए थे। बाहर से सारे पार्ट्स आते थे, यहाँ असेंबल करते थे, बेनिफिट लेते थे और चले जाते थे। इस बार ऐसा ना हो, क्या कोई चेक बैलेंस रखा है? बिल्कुल, सबसे बड़ा चेक यही है कि जो GST लिंक्ड इंसेंटिव दिया है वो प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव है। ओके। उसमें वो 10 साल तक अवेल कर सकता है वो इंसेंटिव। तो उस इंसेंटिव को लेने के लिए इंडस्ट्री को 10 साल ऑपरेट करना ही करना है। और जो भी ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो इसीलिए लिए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आए वो यहाँ परमानेंट आए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे परमानेंट हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कवर किया है और सर्विस सेक्टर को भी कवर किया है। सर्विस सेक्टर में इवन जो कैपिटल इंसेंटिव मिलेगा, कैपिटल इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो इंसेंटिव मिलेगा, तो वो प्लांट एंड मशीनरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा, और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन और फिक्स्ड एसेट्स जो हैं और फिजिकल एसेट्स हैं वो होगा सर्विस सेक्टर में। जैसे कि होटल है एक, उसको बिल्डिंग के ऊपर इंसेंटिव मिल सकता है, और जो उसके फिक्स्ड एसेट्स होंगे, फिजिकल एसेट्स जो ज़रूरी हैं होटल को रन करने के लिए,
उनके ऊपर भी इंसेंटिव मिलेगा। तो जब इस तरह की इंडस्ट्री आएगी और हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी तो उनके लिए ईजी नहीं होता जाना है। और जब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है और उसको स्प्रेड आउट किया गया है जैसे 10 साल के लिए, तो ये एक स्टेप ही है ऐसा लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे इंडस्ट्री जो आए वो यहाँ पे रुके। अनुज, अक्सर हमने देखा है कि पिछले कुछ लोगों ने, यह कहा जाए कि लोग लैंड प्रोक्योर कर लेते, लैंड ले लेते हैं लेकिन यूनिट स्टार्ट नहीं करते हैं, फिर उसको आगे बेच देते हैं। क्या इसमें आपको नहीं लगता इंश्योर करने की जरूरत है, क्योंकि लैंड आगे ही कम है, आपको इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने हैं, तो क्या इसमें कोई सिक्योरिटी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने टच किया। ऐसे 3 साल के अंदर अंदर इंडस्ट्री जब लैंड मिल जाती है, उनको अलॉटमेंट हो जाती है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, 3 साल के अंदर अंदर उनको प्रोडक्शन में आना होता है। कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन 3 साल में होनी होती है, और अगर वो नहीं आता तो उसको 1-8 साल की छोटी सी एक्सटेंशन दे दी जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो वो नहीं प्रोडक्शन में आ सका, तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उससे लैंड वापस लेने का, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि अभी सिडको और सीकॉप ने कोई मतलब 50 प्लॉट्स जो हैं वो वापस ले लिए हैं। ताकि वो हम फिर लैंड बैंक पूल में डाल देंगे और उसको फिर से नए इन्वेस्टर्स को देने के लिए वो लैंड रेडी हो गई है। कुछ लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं, जिससे हम अब लिटिगेशन में भी, कोर्ट्स में भी हम इसको उस तरह से फाइट कर रहे हैं कि ये लैंड हमें वापस मिलनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से एक ड्राइव चल रही है, जिससे हम जो एग्जिस्टिंग लैंड बैंक है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, उसको रिवाइव कर लें और वापस ले लें लोगों से। आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा टाइम बाउंड चीज़ें होनी चाहिए कि आपको पहले 6 महीने में एटलीस्ट बाउंड्री वाल बनानी है, उसके अगले महीने में आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके आगे 3-4 महीने में आपको मशीनरी लानी है, और इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट क्रिएट किया जाना, एक फॉर्मेट सेट कर देना चाहिए। वो भी फॉर्मेट भी कर पाएंगे, बट इतनी छूट तो होनी चाहिए इंडस्ट्री को कि वो अपने हिसाब से देखें पहले उनको क्या इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली पहले बाउंड्री होती है, फिर शेड बनता है। मसला ये है कि इफेक्टिव स्टेप्स उन्होंने लिए हैं या नहीं लिए, उसके लिए हमारी DICs हैं, वो उनको वेरीफाई करती रहती हैं, चेक करती रहती हैं कि उन्होंने कितने इफेक्टिव स्टेप्स ले लिए 2 साल के अंदर अंदर, ताकि वो प्रोडक्शन में आ पाएँ। और आगे से तो ये भी DICs के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो क्यों नहीं आए वो भी बताया जाए, क्योंकि आगे एक्सटेंशंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोर्ट भी अब उनका साथ ऐसे नहीं देगी। लैंड को हमें वापस लेना ही पड़ेगा उन लोगों से। लिटिगेशन में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इंडस्ट्रीज। आपको याद होगा 90-10 रेशो को लेकर जब पहले पॉलिसी बनी बहुत थी सारी कि 90% जो है लोकल होगा, 10%। तो आपका लिटिगेशन में भी काफी खर्च आता होगा। हाँ, बहुत सारी हैं केसेस, पिटिशंस फाइल्ड हैं, लोगों ने की हुई हैं, उसके ऊपर भी चल रहा है। हमारा एक लीगल विंग ही है अलग जो उनको देखता रहता है। कब जो इनको इश्यूज आते हैं वी ट्राई कि हम अपने लेवल पे भी सेटल करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सेटल करें, पर जो नहीं हो पाते फिर अनुज, डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, आपको मान के चलना पड़ेगा। किसी को NOC, हालांकि अभी तो सारी ऑलमोस्ट NOCs खत्म कर दी है, फिर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर डिपार्टमेंट। पावर जनरेशन कम है और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत ही इसी की रहती है। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है पहले ही पावर के कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है और उसको बड़ा भटकना पड़ता है जो इतनी दूर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरा कोऑर्डिनेशन की भी कमी रहती है। सिंगल विंडो सिस्टम तो है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। क्या उसको और इफेक्टिव बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। इसके ऊपर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि चीफ सेक्रेटरी सर इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और PDD में जितने टेबल्स को फाइल को क्रॉस करना पड़ता है उनको पूरा कर्टेल किया जा रहा है और लिमिटेड टाइम हर एक को दिया जाएगा कि उसके अंदर NOC और कनेक्शंस देने ही देने हैं, वरना वो डीम्ड टू बी गिवन उसको माना जाएगा। इस तरह की पॉलिसी जो है वो इन द मेकिंग है। चलिए, पावर का तो जिक्र कर दिया हमने। क्या हमारे पास लैंड अवेलेबल है? जितना बड़ा इंसेंटिव हम लेने जा रहे हैं, 38,400 करोड़ रुपए अमाउंट होती है, उसके लिए लैंड भी चाहिए होगी। क्या लैंड की अवेलेबिलिटी है आपके पास? 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ इसमें। एग्जिस्टिंग लैंड भी है हमारे पास, नया जैसे घाटी का हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट बना था। इसके अलावा जो हम लैंड रिकवर कर रहे हैं यूनिट से, और जो सांबा फेज़ 3 में कुछ लैंड हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा कोई टोटल J&K में कोई 4,000 एकड़ के करीब जो लैंड है वो एक्वायर कर रही है।
करी हुई है हमने, तो उसमें ऑब्वियसली डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हम ये भी ऑफ़र करेंगे कि किसी को अनडेवलप्ड लैंड चाहिए खुद डेवलप करके, बाकी हम बिजली वगैरह उनको बाहर तक ला के देंगे। अगर वो डेवलपमेंट उसको खुद करके उसमें काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी हम अवेलेबल रखेंगे उनको ले रजिस्टर अपने आप को। अनु जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फीचर इस इंसेंटिव या यूँ कहे नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, ये ऐसी पॉलिसी जैसे मैंने पहले भी कहा है कभी आज तक आई नहीं है। तो दिस इज़ अ हिस्टोरिकल पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने J&K के लिए बनाया है और नोटिफाई किया है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव है जिसको GST लिंक्ड इंसेंटिव कहा गया है। मैं सबसे पहले उसी के बारे में बताऊंगी। वो 300% तक आपको मिलेगा जितनी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है। तो हर साल आपको 1/10 ऑफ द इंसेंटिव ये मिल पाएगा, और जितना आपका टर्नओवर होगा उसके हिसाब से, और जो ग्रॉस आपकी ग्रॉस जो आपका टैक्स होगा, ग्रॉस GST जो होगा, वो आपको वापस मिल जाएगा 10 साल के टेन्योर में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि शुरू में क्या होता है कि लोगों की टर्नओवर इतनी नहीं हो पाती क्योंकि वो नए नए ऑपरेशन में आए होते हैं। तो पहले 3 साल अगर वो 1/10 अवेल नहीं कर पाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट इंसेंटिव, तो वो आगे के ईयर्स में स्टागर हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है। उसके अलावा नए यूनिट्स के लिए और उन यूनिट्स के लिए जो सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करेंगे, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करेंगे। सब्सटैंशियल एक्सपेंशन हो गया कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसका 25% अगर वो नया इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी टू द एक्सटेंट ऑफ 30% जो जोन ए के एरियाज़ हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ हैं, और 50% जोन बी के एरियाज़ हैं। पर इसकी कैपिंग है जोन ए के केस में 5 करोड़ और जोन बी के केस में 7.5 करोड़। इसके अलावा नए इंडस्ट्री को जो कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन दी गई है वो भी बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है, जिससे लोगों को बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जितना भी उन्होंने लोन लिया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट की माफ़ी दे देंगे, और ये सभी इंसेंटिव्स थ्रू इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ही मिला करेंगे। इसके अलावा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है जिससे माइक्रो इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर जाएगी। उसमें उनको इंटरेस्ट सबवेंशन है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, और वो 1 करोड़ तक ये इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं। तो मतलब इससे अच्छा पैकेज कभी आया ही नहीं है जिसमें 300% तक आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको वापस पैसा मिल रहा है। मॉक पीक वगैरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट इस तरह की अच्छी स्कीम कोई नहीं है जिसमें 300% तक की इन्वेस्टमेंट आपको, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर 300% जो यूनिट होल्डर है ही गेट्स बैक द मनी, और ताकि वो और फ्लरिश करेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा और काम करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।